अच्छा। अच्छा, आज है ना हम पढ़ेंगे कि हम हाउ वी कैन कलेक्ट डाटा इन हॉर्टिकल्चर। डाटा कलेक्शन टेक्निक्स क्या है, कैसे अगर हमने एक रिसर्च करनी है तो उसके अंदर से डाटा कैसे कलेक्ट करना है। अच्छा, डाटा कलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन एनी रिसर्च। ठीक है। वो क्यों? अगर आपका डाटा अच्छे तरीके से कलेक्ट हुआ होगा, आपको उसके जो डाउन स्ट्रीम एनालिसिस है, जिसके जो फर्दर जो एनालिसिस करने हैं, वो आपको अच्छी तरीके से आ जाएंगे। इट हेल्प्स और इट हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग प्लांट ग्रोथ, यील्ड, क्वालिटी एंड एनवायरमेंटल impact. And accurate data, reliable results and effective decision making, और उससे हमें एक effective और डिसीजन मेकिंग भी होती है। इससे अगर हम आपके पास एक रिलायबल डाटा कलेक्ट किया हो, आपको मेथड्स आते होंगे, तो हमें अच्छा उसे एक रिलायबल हमारे पास डाटा होगा। अच्छा, कितने तरह का डाटा होता है? एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो होता है जो हम एक्सपेरिमेंटल डाटा से या सर्वे से खुद कलेक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो होता है जो ऑलरेडी पब्लिश पेपर से हमको डाटा कलेक्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अच्छा, ये जो पब्लिश पेपर से डाटा होता है ना, वो भी इक्वली उसको भी हम एनालाइज करके उसको फर्दर प्रोसेस करके हम पब्लिकेशन कर सकते हैं। समझ आ गई? ठीक है। अब जिस तरह हम जीनोम वाइड एनालिसिस में हम डाटा सेकेंडरी डाटा लेते हैं ना, ऑलरेडी हम क्या करते हैं? पब्लिश डाटा होता है वेबसाइट के ऊपर, पब्लिश होता है, हम उस डाटा से उससे फर्दर इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है। बोथ डाटा आर इक्वली एसेंशियल फॉर कंप्रिहेंसिव हॉर्टिकल्चर रिसर्च। अच्छा, अब आपने प्रिडिक्शन करनी है डाटा। अगर आपके पास ऑलरेडी पब्लिश डाटा है, फर्स्ट किया आपने एक डाटा, एक वैरायटी है टोमेटो की, उसके ऊपर आपने सैलरिटी का फैक्ट चेक करके कोई डाटा कलेक्ट किया है। ठीक है, आपने पेपर पब्लिश कर दिया। सल्साबीन ने एक उसी टोमेटो की वैरायटी के ऊपर एक और डाटा कोल्ड के ऊपर जनरेट किया, आपने वो पेपर पब्लिश कर दिया। अब रिदा फातिमा नकवी और रिदा फातिमा सिंपल ने किसी और डाटे के ऊपर अब चार पांच छह पेपर्स हैं, उन सब के डाटे को कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके अब एक नया डाटा भी सेट भी जनरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक नया डाटा सेट, और उस डाटा सेट के बेस के ऊपर भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसे हम सेकेंडरी डाटा कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? अच्छा, ये आजकल को भी मशीन लर्निंग जो टेक्निक्स आई हुई हैं, उनको ना मेन ऑलरेडी पब्लिश डाटा से ही हम उसको एनालाइज करके पेपर पब्लिश कर लेते हैं उससे। समझ आइए आपको? तो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग द रिसर्च। ठीक है। और उससे हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि कौन सी वैरायटी ग्रो होगी, कहाँ ग्रो होगी, कहाँ उसको हमने कितना पानी देना है, तो वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं इससे ऑलरेडी पब्लिश पेपर के डाटे से। ठीक है। अच्छा, प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड्स क्या है? उसमें डिफरेंट मेथड्स हैं दैट कैन बी यूज फॉर द डाटा कलेक्शन। उसमें सबसे पहला क्या है? फील्ड की ऑब्जर्वेशन। आप फील्ड में जाते हैं, वहां पर ऑब्जर्व करते हो। फील्ड फील्ड दो तरह के डाटा होते हैं, एक फील्ड बेस्ड होते हैं, एक लैब बेस्ड होते हैं। जो फील्ड में हम क्या, प्लांट ग्रोथ को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। पेस्ट इंसिडेंट्स को, प्लांट की हाइट को, नंबर ऑफ फ्लावर्स को, नंबर ऑफ टेलर्स को, ये डिफरेंट फील्ड की ऑब्जर्वेशन है। और उसमें फील्ड ये भी हो सकता है रैंडमली आप फील्ड का डाटा ले लें। आप देखें कि मैंने देखना है कि अंडर दिस सीजन गावा का जो रिस्पॉन्स है शिकुकुरा में कैसा आया। आपने 100 प्लांट्स या डिफरेंट ऑर्चर्ड को आपने विजिट किया, और हर ऑर्चर्ड में से कुछ प्लांट सिलेक्ट कर लिए और उसका आपने एक डाटा कलेक्ट कर लिया, उसका एक प्लांट हाइट का डाटा, उसके अंदर नंबर ऑफ फ्रूट्स का डाटा, जो इजीली हर फ्रूट का। फिर
पेस्ट इन्फेस्टेशन का डाटा, फ्रूट फ्लाई कितनी आई है, इसका डाटा। ठीक है, आपने ये डाटा कलेक्ट कर लिया ये और बाद में उसको एनालाइज करना है। मैं आज का जो हमारा लेक्चर है वो यही है कि हम जो डिफरेंट डाटा कलेक्शन मेथड्स है वो क्या है, हमें डाटा कैसे कलेक्ट करना चाहिए, डाटा की टाइप्स क्या होती हैं। अगर हमारा डाटा अच्छा होगा तो हमारे फर्दर डाउनस्ट्रीम जो उसके बाद एनालिसिस है, क्या हमने कोई प्रिडिक्शन करनी है या हमने कोई सरप्राइजिंग कंक्लूजन के ऊपर बैठना है, तो हमें कैसे एक रिलायबल डाटा। ठीक है, अच्छा, और फिर आप लोगों ने क्या करना है, कलेक्टिंग फार्मर और कंज्यूमर फीडबैक। आप एक क्वेश्चनेयर बना सकते हो, आप क्वेश्चनेयर्स बना के फार्मर के पास भी जा सकते हो, उनका एजुकेशन लेवल कितना है, उसने कौन सी फर्टिलाइजर डाली, उसने कौन सी कल्चरल प्रैक्टिसेस की, और फिर देखें कि उनकी इन एजुकेशन लेवल, इनके कल्चरल प्रैक्टिसेस और उससे उसकी यील्ड क्या आई। फिर आपने इसी तरह ही डिफरेंट एजुकेशन के बेस के ऊपर डिफरेंट फार्मर के साथ इन टच रहे, फिर डिफरेंट इलाकों के अंदर देखा कि उनकी जो प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो हम प्रॉब्लम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर एक इलाका है उसके अंदर एक फार्मर की यील्ड हाई आ रही है, तो उनके पास वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, क्या वो रूल फॉलो कर रहा है एग्रीकल्चर के एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के रूल्स को फॉलो कर रहा है, या अगर एक बंदा है वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, उसने कोई और मेथड डेवलप किया हुआ है, उसने अपना मेथड डेवलप किया हुआ है। तो इस तरह आप इस सारे सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें फार्मर्स के प्रॉब्लम का पता चल जाता है, और ताकि हम उस इस तरह की भी आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, इससे ये होगा कि हम एक अपना डाटा बैंक बना लें एग्रीकल्चर, हमारे हॉर्टिकल्चर के अंदर ना, हम क्या कर लें कि हम एक डाटा बैंक बना लें। मैं तमाम स्टूडेंट्स को कहूँ, जाओ जाकर ना डाटा कलेक्ट करो, फार्मर से कलेक्ट करो, वैरायटी देखे कौन सी वैरायटी कहाँ ग्रो हुई है, कब उसको ट्रांसप्लांट किया, कब उसको सोइंग हुई, कब उसकी हार्वेस्टिंग हुई, कितनी यील्ड आई। अच्छा, जब आपके पास ये डाटा होगा ना, फिर आपने जस्ट सॉफ्टवेयर के अंदर डालना है और उसे बहुत अच्छी पब्लिकेशन। फिर आजकल तो उसी डाटे को यूज करते हुए हम मशीन लर्निंग एआई को यूज करते हुए वी कैन गो सम गुड प्रिडिक्शंस। हम एक प्रिडिक्टिव मॉडल बना सकते हैं, एक मॉडलिंग कर सकते हैं, और फ्यूचर में हम फार्मर्स को गाइड कर सकते हैं कि उन्होंने कौन सी फर्टिलाइजर डालनी है, कौन सी उसको वो चीजें, वो हमें प्रिडिक्शन के लिए इजी हो जाती हैं। फिर दूसरा है सर्वे, कलेक्टिंग फार्मर्स और कंज्यूमर फीडबैक। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट करके, आप एक्सपेरिमेंट करके भी डाटा, आपने खास आपने इधर ही आरसीबीडी लगाया, सीआरडी लगाया, फील्ड का ट्रायल लगाया, उसको डिफरेंट लेवल ऑफ सैलिनिटी दी, डिफरेंट लेवल ऑफ फर्टिलाइजर डाला और उसका रिस्पॉन्स चेक किया, उसकी प्लांट हाइट, उसके पैरामीटर्स। ठीक है, और इसके अलावा फिर सैंपलिंग भी कर सकते हैं, कलेक्टिंग प्लांट सॉइल और वाटर सैंपल फॉर लैब एनालिसिस। या ऑलरेडी आप लैब में जाएं, आप मुझसे पूछे यार आप कहाँ कहाँ से प्लांट सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, हमें उसका डाटा दे दें। हम इसके ऊपर एक हमारे पास एक बैंक है, हमने डाटा हॉर्टिकल्चर डाटा बैंक बनाया हुआ है, हमने हमने उस डाटा बैंक के अंदर वो तमाम डाटा ऐड करना है, और फिर हमने उस डाटा बैंक से हमने मशीन लर्निंग या एल्गोरिदम या डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल को यूज करते हुए हमने उसमें से प्रिडिक्शंस करनी है। ठीक है, हर दुनिया में आजकल भी डाटा बैंक भी बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? डाटा बैंक। हॉर्टिकल्चर का अपना डाटा बैंक है, प्लांट पैथोलॉजी का, डिजीज इंसिडेंट्स का अपना डाटा बैंक है, पेस्ट इन्फेस्टेशन का डाटा बैंक है। आजकल जो अगर आप ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ये हर रोज का डाटा उनके पास आता है। मैंने अब कुछ एमएससी के बच्चों को इसके ऊपर भी लगाया है कि वो क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर के जितने भी हमारे मेरे स्टूडेंट्स हैं या कोई दोस्त हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, फर्ज किया पोटैटो कहाँ ग्रो हुआ हुआ है, उसकी हीट क्या थी, उसका डिफरेंट पिछले 10 साल का डाटा हमें दे दें, हम उसके ऊपर एक थीसिस लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ना, ऑलरेडी जो डाटा है उसी के बेस के ऊपर हमने एक प्रिडिक्शन कर लेनी है कि फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या इम्पैक्ट आया है। तो हम टेम्परेचर भी मेजर कर रहे होंगे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उससे पोटैटो की यील्ड जो है उसके अंदर चीज चेंज आ रही है, फिर उसकी कौन सी पेस्ट पेस्ट की इन्फेस्टेशन है वो बढ़ रही है, कौन सी पेस्ट
कम हो रहे हैं, उसकी ट्रीटमेंट टाइम्स कौन सी ज्यादा हो रही हैं। तो ये वो डाटा है जो हम एक्सटेंशन जो डिपार्टमेंट है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हम डाटा कलेक्ट करके इसके ऊपर एक अच्छी रिपोर्ट बना सकते हैं, एक अच्छी पब्लिकेशन कर सकते हैं। फिर वो एक उस बेस के ऊपर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हमने फ्यूचर में फार्मर को हमने बताना है कि आप ये काम करें तो ये काम ना करें, ठीक है। तो इसलिए आपको ये प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड है। सेकेंडरी वाले वो होते हैं, ऑलरेडी पेपर पब्लिश हो गया है, ऑलरेडी आपके पास डेटाबेस है, उसमें से डाटा लेना। पर क्या आपने डायरेक्टली कलेक्ट नहीं किया, किसी और ने डाटा कलेक्ट किया है, और उस डाटे में से अपना डाटा एक्सट्रैक्ट करना। जिस तरह हम जिनोम करते हैं, उसके अंदर हमारे पास फाइटोसोम है, वो ऑलरेडी किसी ने वो डाटा कलेक्ट किया था और उन्होंने उस वेबसाइट के ऊपर डाल दिया। इसी तरह ही आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का डाटा है, उससे उससे आपने डाटा लेना, ये भी सेकेंडरी डाटा होगा, ये भी क्या होगा, सेकेंडरी डाटा होगा, ठीक है। इसके लिए आप पब्लिश पेपर से भी डाटा ले सकते हैं, रिपोर्ट से भी, बुलेटिन से भी, एफएओ की वेबसाइट से आप पूरी दुनिया का डाटा ले सकते हैं। भी पेपर रिसर्च करनी भी, अगर आपने फील्ड एक्सपेरिमेंट नहीं भी लगाना ना, यू कैन यूज मैनी ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड टूल्स वेयर यू कैन गेट द डाटा, ठीक है। और उसे आप वो रिग्रेशन, कोरिलेशन, इस तरह के कितने ही जो ना सॉफ्टवेयर है यूज करके वी कैन डू सम प्रिडिक्शंस, ठीक है। और उसमें से, उस डाटे में से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एक्चुअली वो इंफॉर्मेशन ही पब्लिश होती है, वो इंफॉर्मेशन जो होती है वही आपका रिसर्च का पेपर का टॉपिक होता है, जो आपने उसमें से इंफॉर्मेशन निकाली है, और उसको फिर पेपर की फॉर्म में पब्लिश कर दें। ज़ाहिर है वो आप, यही हम आपकी ट्रेनिंग है। आपकी ट्रेनिंग क्या है कि ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी कैसे करना है, उसमें से इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है, उससे प्रॉब्लम्स जो फार्मर्स के हैं उसके लिए ये सारी टेक्निक्स आपको, ऐसा ही है बच्चों। व्हाट यू थिंक कि ये क्या है, ये क्यों डाटा कलेक्शन क्यों पढ़नी चाहिए हमें? उसके बारे में बड़ा समझना चाहिए, ठीक है। और फिर इसके अलावा जीआईएस और सैटेलाइट इमेजरी फॉर क्रॉप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जीआईएस का मतलब क्या, आप पढ़ रहे हैं? माइनर में पढ़ा है वो जीआईएस का डाटा, उससे भी हम डाटा, एमएससी वाले आजकल वो बद्री फिरोज साहब उनको पढ़ा रहे हैं। जीआईएस का डाटा जो है वो भी आप ले सकते हैं। सैटेलाइट इमेजिंग डाटा है, वे गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट्स हैं, प्रीवियस यील्ड एंड क्लाइमेट डाटा, ठीक है। उसके बाद है क्वालिटेटिव और वर्सेस क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा में बच्चे क्या फर्क होता है? जिसका कोई नंबर हो, नंबर की फॉर्म में, फर्स्ट की हम कहें ना, यहाँ पर येलो कलर है, येलो एक क्वालिटी है, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ रूट है, ये क्वांटिटी है, ठीक है। अब क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है कि डिस्क्राइब है कलर, टेक्सचर, पेस्ट की जो प्रेजेंस है, दैट इज नोन एज क्वालिटेटिव डाटा। और क्वांटिटेटिव डाटा क्या है कि उसमें हम क्या मेजर करते हैं, हाइट, यील्ड, टेम्परेचर, पीएच, ये सारा क्या है, क्वांटिटेटिव। बोथ समटाइम दोनों डाटा इकट्ठे भी हम यूज करते हैं, ठीक है। फर्ज किया हमने प्लांट के ऊपर ये मालूम करना है, पोस्ट हार्वेस्ट के ऊपर हमने पोटैटो मैंगो का ये मालूम करना है कि हमने मैंगो की, फर्ज किया डिजीज रेटिंग स्केल होता है या कलर रेटिंग स्केल, फर्ज किया फुली ग्रीन है तो उसको 0 कह दें, येलोइश ग्रीन है 1, फुली येलो है 2, ठीक है। ऑरेंज येलो हो गया, ठीक है, और बिल्कुल ही उसकी वो शेल्फ लाइफ खत्म हो गई है तो वो लास्ट पेज, समझ आ गई। तो इस तरह इसको कहते हैं रेटिंग स्केल, इसे क्या कहते हैं, रेटिंग स्केल। और वो हम देखेंगे कि हमने एक ट्रीटमेंट लगाई ना, पर क्या हमारे पास है 0 1 2 3 4, फुल ग्रीन, येलो ग्रीन, येलो, फुली येलो 100% येलो,
फिर येलो, ऑरेंज, और फिर बिल्कुल ही वो लास्ट स्टेज ऑफ जो बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कि जो है ना, हमने एक मैंगो को ट्रीटमेंट दी। मैंगो को ट्रीटमेंट देने के 5 दिन के बाद हमने देखा कि उनके तमाम फ्रूट्स का कलर क्या है। क्या है? कलर। अब हम उसको, अगर तो वो फुली ग्रीन है तो उसके सामने हम 0 लिखेंगे। अगर 1 है, फिर हम मालूम करेंगे। हमने अगर सर्वे करना है, बल्कि हमने सर्वे करना है, हमने सर्वे किया कि मैंगो के अंदर हार्वेस्टिंग के बाद इस वैरायटी का ये नंबर 1 इतने दिनों के बाद आता है, 2 इतने दिनों के बाद आता है, ठीक है, 3 इतने दिनों के बाद आता है। लेकिन जब हम इसको कोई ट्रीटमेंट देते हैं तो वो जो 2 वाली स्टेज है ना, वो अगर नॉर्मली 15 दिन में आती है, लेकिन जब हमने कोई ट्रीटमेंट दी वो स्टेज 35 दिनों के बाद आई। इट मीन हमने 20 दिन उसकी शेल्फ लाइफ, हमने कोई तो तरीका उसका अपनाना है ना कि हाउ टू वी कैन स्टडी कि कैसे उसकी। अच्छा, अब फिर इसको हम क्वांटी, फिर ये क्वांटिटी होगी, ये क्या होगी, उसको फिर हम देखेंगे कि कितने परसेंट 0 आया है, कितने परसेंट 1 वाला आया है। वो फिर उसको क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देंगे, उसको परसेंटेज में ले आएंगे। उसको क्या ले लेंगे? परसेंटेज में। उसके ऊपर पे कोरिलेशन और रिग्रेशन का जो डाटा है ना, वो जो आपको मैडम भी समझा के गई थी, वो कोरिलेशन और रिग्रेशन का डाटा उसके ऊपर हम लगा सकते हैं। अनोवा लगा सकते हैं इसके ऊपर, मैनी अदर, आर स्केयर, सिग्मा और मैनी अदर स्टैटिस्टिकल टूल को यूज करते हुए वी कैन डू सम प्रेडिक्शंस। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया जी टूल एंड इक्विपमेंट यूज। मेजरिंग के लिए हम कौन कौन से टूल यूज करते हैं? वो है डिजिटल कैलिपर्स एंड बैलेंसेस है। हमने जरा फ्रूट का जूस मालूम करना है, टोटल हम मेजर कर लेंगे, एक जूस निकालेंगे, उसको एक सिलेंडर के अंदर रखेंगे तो सिलेंडर के अंदर मेजर कर लेंगे कि उसके अंदर कितना जूस है। फिर टीएसएस मेजर करनी है तो कैसे मेजर करेंगे? हाँ, कैन एनीवन टेल मी? टीएसएस कैसे मेजर करते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर से। किससे? रिफ्रैक्टोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम मालूम कर सकते हैं। वो रिफ्रैक्टोमीटर एक डिवाइस है, उसके अंदर सिर्फ आपने जूस निकालना है किसी भी फ्रूट का, उसका एक ड्रॉप उसके ऊपर रखना है, तो वो हमें बता देगा टोटल सॉल्युबल सॉलिड उसमें कितने परसेंटेज है। अच्छा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1% का मतलब है 1 ग्राम इन 100 ml ऑफ। ठीक है, आपको ये पता, इसको ब्रिक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आपको हर फ्रूट की हार्वेस्टिंग के लिए आपको पता होना चाहिए उसके अंदर कितने ब्रिक्स यूनिट होने चाहिए। अब कहा जाता है कि सिट्रस है ना, सिट्रस फ्रूट हार्वेस्टिंग उस टाइम करनी चाहिए जब उसके अंदर 8% ब्रिक्स हो। 8% ब्रिक्स का मतलब है कि 8 ग्राम इन 100 ml ऑफ जूस। हम सिर्फ उसका जूस उसके ऊपर लगाएंगे और वो हमें पता चल जाएगा कि वेदर दिस ऑर्चर्ड, जिसके अंदर जो फ्रूट्स हैं उसको हार्वेस्टिंग के काबिल है या नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, मैंगो के अंदर डिफरेंट ब्रिक्स यूनिट है। अब दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रिक्स किसके अंदर होते हैं? चौसा मैंगो के अंदर। उसके अंदर 25% ब्रिक्स होता है, इसलिए दुनिया का सबसे मीठा फ्रूट है। कौन सी है? चौसा वैरायटी जो है, उसके अंदर सब 25% टोटल सॉल्वेंट सॉलिड होते हैं। कितना ज्यादा शुगर होती है उसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर हमने एसिड की टाइट्रेट टाइट्रेटेबली, टाइट्रेशन किसे कहते हैं? पढ़ी है आपने मैथमेटिक्स में या सॉइल साइंस के किसी सब्जेक्ट में पढ़ी होगी। क्या होती है टाइट्रेशन? एक सोल्यूशन लेते हैं ना हम, उसके अंदर ना हम, फर्ज किया जूस है ना, उसके अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते रहते हैं। कितने के अंदर करेंगे तो ये 7 न्यूट्रल हो जाएगी पीएच उसकी। इट मीन उसके अंदर इतनी एसिडिटी है या बेसिसिटी है। वो टाइट्रेशन एसिडिटी को हम मालूम कर लेते हैं, NaOH डालते रहते हैं, NaOH डालते रहते हैं। वो पॉइंट जिसके ऊपर उसकी 7 पीएच हो जाए, इट मीन वो जितनी ज्यादा वैल्यू आएगी उतनी ज्यादा उसकी लेस, वो ज्यादा एसिडिक है।
एसिडिक की परसेंटेज हम मालूम कर लेते हैं टाइट्रेशन के थ्रू ना। और ये आपको सारे इन इक्विपमेंट्स का भी पता होना चाहिए। फिर आपने मेजर करनी है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पेनिट्रोमीटर। लिख लें, पेपर्स में ये आने हैं तो आपने कहना सर पता नहीं कहां से आ गया। पेनिट्रोमीटर, पेनिट्रोमीटर वो क्या होता है, वो किस चीज के लिए यूज करते हैं? स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए। वो आपका फ्रूट कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है। आपने अब उसको पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट दी, ट्रीटमेंट देने के बाद अब आपने देखा कि उसकी जो पहले स्ट्रेंथ थी वो 8 थी, लेकिन जब उसकी 5 तक आ जाती है तो इनएडिबल हो जाता है। आपने एक ट्रीटमेंट दी, आपने देखा कि जब हार्वेस्ट किया था तो 8 था वैल्यू उसकी, लेकिन मैंने ट्रीटमेंट दी तो उसको 5 तक आने में 25 दिन लगे, लेकिन विदाउट ट्रीटमेंट वो 10 दिन में आ जाती है। ट्रीटमेंट आपने कितने परसेंट, 15 दिन उसकी हार्वेस्ट लाइफ इंक्रीज कर दी। देर आर मेनी वेज ऑफ इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ द फ्रूट। ठीक है, तो उसके लिए आपको डाटा चाहिए और उसको आपको उसके लिए आपको डाटा और डाटे को एनालाइज करके उनसे इंफॉर्मेशन निकाल के फिर आप एक साइंटिस्ट बनते हैं। एक नॉर्मल जो माली है या एक टेक्नीशियन है, उसमें और आप में यही फर्क होता है कि आप उसकी रीजन भी बताते हैं व्हाई देयर इज शेल्फ लाइफ इज इंक्रीज्ड। अगर एक आम माली को, एक आम हम बंदे को, एक मैट्रिक पास बच्चे को भी कहेंगे ना यार ये ट्रीटमेंट करो, क्या इससे शेल्फ लाइफ बढ़ती है कि नहीं, उसने कर लेना है। तो आपको होता है ना, मैट्रिक पास लोग ब्लड टेस्ट कर रहे होते हैं, इट मीन आप भी तो टेस्ट कर सकते हैं। वो टेस्ट करने में कोई इजी नहीं, बहुत आसान है, लेकिन असल काम क्या है, उसने रीजन बतानी, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी। ये साइंटिस्ट का काम है, एंड यू आर अ साइंटिस्ट, यू आर अ प्रोफेशनल। ठीक है, अगर आपको ये सारे डाटा कलेक्शन मेथड्स और ये चीजें आती होंगी, यू कैन इजीली, इस तरह सॉइल मॉइस्चर मीटर होता है, पीएच मीटर होता है, फिर ड्रोन्स आजकल यूज हो रहे हैं, सेंसर यूज हो रहे हैं। सेंसर क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कितने सेंस हैं, 5 है। इसी तरह ही जो ड्रोन्स होते हैं, जो मशीन्स होती हैं, उनके साथ सेंसर लगे होते हैं। तो उसका एक सेंसर है जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेजर करता है। हमने फ्रूट के लीफ के ऊपर लगा दिया वो सेंसर, वो लीफ क्या कर रहा है, हर घंटे हर 15 मिनट बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड कितना लीफ के अंदर जा रही है, ऑक्सीजन कितनी निकल रही है, या कितनी ऑक्सीजन उसके अंदर जा रही है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। उसे क्या मालूम कर सकते हैं हम, ये मालूम कर सकते हैं उसके अंदर रेस्पिरेशन कितनी हो रही है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस कितनी हो रही है। ठीक है, तो ये चीजें फिर, अच्छा एक और चीज है कि हम ये जो ड्रोन्स के अंदर सेंसर्स होते हैं, उस सेंसर से हम, अब आपने कैसे मालूम होगा कि, पर क्या आपने देखा कि जब ये फुली येलो हो जाता है ना, तब उसकी पीएच, उसके अंदर टीएसएस 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, टीएसएस। अच्छा, अब हमें हर बार हार्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक ऐसा कैमरा है जो कैमरा सिर्फ ये डिटेक्ट कर ले कि क्या उसकी कलर रेटिंग स्केल क्या है। अच्छा, कलर किस वजह से होते हैं, कलर क्या होता है, उसका मिश्रा, वेवलेंथ, एग्जैक्टली यू आर राइट, वेवलेंथ होती है। अच्छा, विजिबल लाइट जो होती है उसके अंदर कितने वेवलेंथ, कितने कलर होते हैं, 7। अच्छा, लेकिन वो सारे 7 कलर किससे मिलकर बनते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। ठीक है, आर जी बी, उसे क्या कहते हैं, आर जी बी। अगर आर 100 हो और ये दोनों 0 हो तो रेड कलर होगा। ठीक है, अगर ये ग्रीन 100 हो, ये दोनों 0 हो तो ग्रीन कलर होगा। अगर ये दोनों 0 हो, ये 100 हो तो ब्लू कलर होगा। लेकिन अगर ये 50 हो, ये 50 हो और ये 70 हो तो दरमियान में कोई कलर बन जाएगा। ठीक है, दुनिया के तमाम कलर इन्हीं तीनों की भी, इनकी डिफरेंट कंसंट्रेशन से बनते हैं। अगर ये तीनों 0 हो, ब्लैक आ जाएगा, और तीनों 100 हो, व्हाइट हो जाएगा। समझ आ गई आपको, ये सारी की सारी कहानी आपको पता होना चाहिए कि अच्छा, अब हम हमारे पास एक सेंसर है, वो कैमरा है, उसको आरजीबी कैमरा कहते हैं।
वो सिर्फ फ्रूट के ऊपर लगा, वो तस्वीर लेता है और सिर्फ आरजीबी मेजर करता है उसके। उस आरजीबी को हमने देखा कि अगर 50, 30, 70 आरजीबी हो ना, तो इसके टीएसएस का मतलब है उसके अंदर 8 है। हमने कोई फ्रूट का एनालिसिस किया, उसकी आरजीबी जब देखी ना इतनी आई है, फिर हमने उसका टीएसएस एनालिसिस किया उसको डिस्ट्रक्टिव मेथड से, और साहब उसका कोरिलेशन पता चला कि जो दोनों आपस में उस फिर अब हमें हर बार हार्वेस्टिंग के से पहले उसको डिस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक सेंसर भेजे, वो सेंसर हमें खुद ही रीड करे कि ये फ्रूट हार्वेस्टिंग के काबिल है, और उसके साथ एक हैंड भी लगा हो, उसके साथ एक, वो खुद ही पिक करके, और हमें दुनिया अब इस तरफ जा रही है, ठीक है, जिसको हम एआई मशीन लर्निंग और वो सारा डाटा सेट इसके थ्रू हम बना सकते हैं। समझ आ रही है? तो दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर दिस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टूल्स एंड इक्विपमेंट इन हॉर्टिकल्चर। आपको डाटा कलेक्शन और ये सारी कहानी आप लोगों को, फिर अच्छा फिर है डाटा लॉगर्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर रिकॉर्डिंग डाटा भी है। अगर आपके पास आरजीबी कैमरा नहीं है तो इसके अंदर एक ऐप है, आप ऐप के अंदर कैमरा भी है, वो आरजीबी कलर भी बता देता है। यू डोंट नीड टू बाई अ कैमरा। आप जाएं जिस डिफरेंट जगह पर जाएंगे, फिर देखेंगे, आप उसका आरजीबी कलर दे ले, फिर देखिए उसका विजुअली कलर देख लें, उसकी आरजीबी इतनी है, अगर फर्ज किया हम कहते हैं कि जब फुली ग्रीन है तो उसका आरजीबी कितना होता है, ये इस तरह का भी एक डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, उनका आपस में कोरिलेशन फाइंड कर ले कि अगर ये आरजीबी होगा तो चलो ग्रीन होगा, ये आरजीबी होगा तो रेड होगा, ये व्हाइट होगा, ये वो सारा उनका आपस में कोरिलेशन एनालिसिस। फिर आपने ये भी है कि क्योंकि जब आप आरजीबी आल्सो डिपेंड ऑन द लाइट इंटेंसिटी, फर्ज किया आपके ऊपर बड़ी गांधी लाइट पड़ रही है, जब आपकी तस्वीर नहीं तो अच्छी बनेगी, लेकिन अगर काली हो, अंधेरा हो, तो तस्वीर अच्छी। सर आपके ऊपर जो आरजीबी के वो अमाउंट भी डिफरेंट हो जाएगी, ऐसे ही बचे, तो उससे क्या होगा? इट मींस आपने अगर ड्रोन को ट्रेन करना है ना, क्या उस मशीन को ट्रेन करना है, उसको बताना है कि ये डाटा मैंने सुबह के 6 बजे लिया है, आपने आर्चर्ड में सुबह 6 बजे जाके हार्वेस्ट करना है। ये नहीं हो कि वो आप उसको 12 बजे भेज दें, तो डेफिनेटली वो फिर वैल्यू उसकी चेंज हो जाएगी। मशीन को जितना भी आप ट्रेन कर लें, वो इंसान से ज्यादा ट्रेंड नहीं हो सकती। सारे जो इंसान है उसको तो उसका मुतबादल हम रोबोट्स को कर रहे हैं, चलिए रोबोट्स जितना मर्जी ट्रेन कर लें, इंसान की जो जहानत है, लेकिन समटाइम वो प्रोडिक्शन, अच्छी प्रोडिक्शन भी कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको? आजकल पूरी दुनिया जा रहा है रोबोटिक्स की तरफ, और ड्रोन्स और ये वो चीजें इसी की तरफ गई हुई है। अच्छा, अब इंश्योरिंग डाटा एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा डाटा जो है स्टैंडर्ड है, मेजरेबल है, रिप्रोड्यूसेबल है। रिप्रोड्यूसेबल का मतलब क्या होगा? दोबारा भी उसा यही डाटा आ सकता है, वही एक्सपेरिमेंट दोबारा वही एक्सपेरिमेंट करेंगे, सेम उसी तरह रिजल्ट आ जाए, इट मींस आवर डाटा इज बचे रिप्रोड्यूसेबल। क्या है? रिप्रोड्यूसेबल। कैलिब्रेट करना है इंस्ट्रूमेंट्स को, वो कल भी मैंने बताया था कि कैलिब्रेशन क्या होती है, एक्चुअल रीडिंग है, ठीक है। वो हमने फिर यूज रेप्लिकेट, रेप्लिकेट क्यों यूज करना है हमने? एक्यूरेसी आ सके, ताकि हमारा जो डाटा है उस डाटे के अंदर एक्यूरेसी आ सके। फिर और रैंडोमाइजेशन इज इन एक्सपेरिमेंट, जिस तरह मैंने कहा था कि अगर एक में पीरियड इधर T1 ब्लॉक किया, उसी का T1 R1 इधर, T1 R2 इधर, और T1 R3, इसको इसको कहते हैं रैंडोमाइजेशन। इसे क्या कहते हैं? रैंडोमाइजेशन। ठीक है, और रेप्लिकेट भी होनी चाहिए और रैंडोमाइजेशन भी होनी चाहिए। मेंटेन डिटेल्ड रिकॉर्ड एंड मेटा डाटा। मेटा डाटा किसे कहते हैं? मोशन किया था ना, मोशन, मोशन बताओ व्हाट इज मेटा? मेटा एआई
मेटा का मतलब क्या है? मेटा कंपनी है फेसबुक। ये मेटा क्या है? मेटा कहते हैं इन्वायरमेंटल डाटा। क्या कहते हैं इसको? आपने मेंटेन रखना है कि इन्वायरमेंट का जो डाटा है, फर्ज किया अगर अब उसके अंदर टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, या इन्फेस्टेशन भी आती है वो इन्वायरमेंट की वजह से आ रही है, वो सारा डाटा आपने उसको, जब आप एक अच्छे रिसर्चर बनना है तो यू हैव टू बी वेरी मच एक्यूरेट। ठीक है। आपको हर उस एथिक्स का पता होना चाहिए, डाटा कलेक्शन मेथड का पता होना चाहिए। जब आप पूरी एथिकली पूरी तरीके से वो डाटा कलेक्ट करते हो, तो फिर आप जब डाटा एनालाइज करोगे ना, तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने ये डाटा कलेक्ट भी अच्छे तरीके से किया था। अब ये रिजल्ट्स है ये बड़े रिलायबल है, आपने एक्सपेरिमेंट भी बड़े अच्छे तरीके से किया था। ठीक है। ये चीजें उस वक्त मैंने आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट कहा गया है, लगाया हुआ है। मैंने फाइनल में आप देखना, आपने मैंने पूछना नहीं है बार बार। फाइनल में आपके नंबर बस मैंने लगा देने कि मैंने आपने एक्सपेरिमेंट देखे और ये वो। लेकिन ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये वो चीजें हैं जो कि आपके, आप चाहे सर्वे कर लें, चाहे कोई एक्सपेरिमेंट लगा लें, मुझे ना वो एक उसी का डाटा आपने एनालाइज भी करना है, एनालिसिस भी करने हैं, कोरिलेशन भी लगानी है, रिग्रेशन भी लगानी है, टूल भी, और इसके स्टैटिस्टिकल जो आपके टूल्स हैं वो भी आपको। मैं परफेक्ट रिसर्च मेथड इन हॉर्टिकल्चर जो कोर्स है ना, उसका मकसद ये है कि आपको प्रॉब्लम प्रोजेक्ट भी लिखना आना चाहिए। ठीक है। आपको रिसर्च लगानी भी आनी चाहिए, थीसिस भी लिखना आना चाहिए, रिपोर्ट भी लिखनी आनी चाहिए, ग्राफ भी बनाने आने चाहिए, आपको एब्स्ट्रैक्ट भी लिखना आना चाहिए, आपको साइनॉप्सिस भी लिखना आना चाहिए। और फिर अगर कोई फील्ड के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करके, डाटा कलेक्ट करके, उसको एनालाइज करके, ये है ऑब्जेक्टिव इस, यही है मोशन ऑब्जेक्टिव इस पूरे कोर्स का। जो आप फर्ज किया ऑनलाइन कोर्स करते हैं, जब तक वो आप उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते, और उनका वो एक टेस्ट होता है वो देने के बाद, जब तक आपको वो सर्टिफिकेट नहीं देते। एक तो वो स्किल के लिए आप कर रहे हैं, और वही स्किल आपको, वो स्किल जो आप वहां लेना चाह रहे हैं, ये आप स्किल इधर आपके पास आनी चाहिए। ये स्किल्स आपको, डाटा कलेक्शन, डाटा वो एक्सपेरिमेंट कैसे लगाना है, फार्मिंग, अगर आपको कल को फार्म मैनेजर बनते हैं, तो फार्म मैनेजर के अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज होंगी कि आपने उसको फॉलो करना है। तो आप, अगर आपको ये चीजें सारी आती होंगी, तो डेफिनेटली समवन विल, फर्ज किया खुर्शीद महमूद कसूरी है, उसका पंजाब एग्री फार्म है, वो आपको हायर करता है, तो वो क्यों करेगा? तो वो आपको उधर फार्म मैनेजर, मैं अली खान तरीन फार्म में रहा था, वहां पर जो उस टाइम उनका जो मैनेजर था ना, वो 8 लाख रुपया उस टाइम तनख्वाह लेता था। कई ऐसे मैनेजर भी थे जिनकी 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, उस दौर में, जब हमारा दौर, जब बिल्कुल ही हम क्या थे, उस टाइम तो बड़ी इतनी तनख्वाहें काफी होती थी। ठीक है। 1.5 लाख, 2 लाख की तनख्वाह लेनी उस टाइम आजकल की 8-10 लाख के बराबर है। ठीक है ना? तो अगर उस टाइम इतनी तनख्वाह थी, तो इट मीन्स दैट वो दे आर वेरी शार्प पीपल एंड दे नो एवरीथिंग। वो गोरे गोरे बुलाते थे, अली ये जो जहांगीर तरीन का फार्म है, वहां पर वो लगे हुए थे, तो वहां पर कई हॉर्टिकल्चर्स थे, कई वो छोटे छोटे मैनेजर भी थे, एक बड़ा मैनेजर भी था। समझ आ गई आपको? तो समझ आ गई आपको? अच्छा, मेंटेन डाटा रिकॉर्ड एंड एथिकल एंड प्रैक्टिकल। जी। आप पढ़े इसको, क्या लिखा हुआ है, एथिकल एंड। We should data privacy when involving commerce, avoid data manipulation or stepping important, use sustainable and non-destructive sample methods. क्या मतलब, इससे क्या पता चला? आप बताएं, हैदर अली टीपू सुल्तान क्या कहना चाहती है ये स्लाइड? यार बच्चे, ये तो बड़ी सादा लिखा हुआ है। कॉन्फिडेंस पैदा करें अपने अंदर। किसी ने नहीं खा जाना तेनों। बोल तो सही, कुछ तो बोल हैदर अली। मैसूर का सुल्तान, टीपू सुल्तान का अब्बा हैदर अली है।
और छोटे ਹੁੰਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਡੈਂਟੋਨਿਕ ਟਵਾਈਸ ਡੇ ਇਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਡੈਂਟੋਨਿਕ ਆ ਗਿਆ ਓਕੇ ਜੀ ਬੱਚੇ हैदर अली फार्मर से जो डाटा लेते हैं उसको प्राइवेट करना हाँ ये ऐड ये ना कर रहा है तू महसूस की संपत्ति किਵੇਂ मेंटेन करनी चल आगे दस डाटा डाटा को मैनिपुलेट नहीं करना और सिलेक्टिव रिपोर्टिंग नहीं करते होते आजकल और यूनियन पे जुल्म हो रहा है लेकिन एक्चुअली जुल्म सुनाना हो रहा है इसे कहते हैं सिलेक्टिव रिपोर्टिंग आपने डाटा के अंदर ऐसा नहीं करना कि अपनी मर्जी का डाटा जो जिस तरह शुगर मिल वाले कहेंगे हमारे तो खर्चे ही बड़े हो गए हैं ठीक है पिछले साल की जगह बजाय पिछले साल अगर हमारा खर्चा 1.5 लाख था तो इस साल 2 लाख हो गया लेकिन उनको ये नहीं पता कि इन्होंने अगर पिछले साल फार्मर से 100 की गंदम गिरी थी वो 150 की गिरी है उनके खर्चे तो नहीं का उनका तो खर्चा उतना ही हुआ है रोई जाना मारा गया नहीं मार गया ठीक है ऐसा नहीं करना जहाँ शुगर केन मालकान को तो नहीं कोई फर्क पड़ेगा फर्क पड़ना किसको वो बेचार किसानों को लेकिन उन्होंने पिट जाना कि हमारा तो नुकसान हो गया इसलिए हम वो पैसे नहीं दे रहे ये सिलेक्टिव रिपोर्टिंग है ना इस तरह की हरकतें नहीं करनी कि अवॉइड डाटा मैनिपुलेशन फिर यूज सस्टेनेबल एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड आपने यूज करने हैं डिस्ट्रक्टिव मेथड कौन से होंगे जिसके अंदर हम फ्रूट को तोड़ के फिर उसका एनालिसिस करें जितने आप लोग अच्छे साइंटिस्ट वो होंगे कि अगर आप नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड यूज करें ताकि फ्रूट को हार्वेस्टिंग के लिए इसके दौरान मिनिमम हम हार्वेस्ट कर सकें क्योंकि जितना ज्यादा उसको डिस्ट्रक्टिव करेंगे उतनी ज्यादा हम ज्यादा फ्रूट को डिस्ट्रॉय करेंगे ठीक है हमारे पास ऐसा नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड होता है जिसके अंदर हम आरजीबी की बेस उसके अंदर हमने देखा कि एक और भी हो सकता है कि फर्ज किया हमारे पास एक ना डिवाइस है जो कि एक प्रोटॉन उसके अंदर छोड़ती है उसकी एक रीडिंग आती है या वो उस बेस के ऊपर हम उसको कोरिलेट कर लें कि अगर इतनी उसकी रीडिंग होगी तो इसके अंदर इतना टीएसएस होगा अगर इतनी रीडिंग होगी उसके अंदर इतना विटामिन सी कंटेंट होगा अगर इतनी रीडिंग होगी मेरी बात की समझ आई ना आजकल तो जो फ्रूट पैकेजिंग हुई है ना पैकेजिंग इसको फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कैसे लोग फ्रूट की जो हार्वेस्ट करते हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं कैसे एंड यूजर तक जब वो फ्रूट पहुंचता है दे कैन इवन ट्रेस व्हाट हैपेंड टू दैट फ्रूट हार्वेस्टिंग के बाद से लेकर उसके साथ में सेंसर लगाए हुए हैं उन्होंने सेंसर क्या है जो पैकेजिंग है ना उसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं वो सेंसर हर टाइम वो डाटा कलेक्ट करी जा रहा है डाटा कलेक्ट करी जा रहा है कि कितनी उसके अंदर इथाइलिन प्रोड्यूस हुई है कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है कितनी उसके अंदर ह्यूमिडिटी थी कितना टेम्परेचर था अच्छा और वो जब इंटरनेट मिलता है ना कनेक्ट होता है वो फर्ज किया आप वो शिपिंग कर रहे हैं उस दौरान वो डाटा जरा इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा लेकिन फौरन जब भी कहीं इंटरनेट आता है तो वो सेंसर डाटा दे देता है इंटरनेट को ऐप को अब आप एंड यूजर हैं आपको पता है कि यार ये टेम्परेचर जो है ना अगर 15 से 20 ये टेम्परेचर ना 15 से 20 हो जाए तो इसकी शेल्फ लाइफ 4 की बजाय 2 दिन रह जाती है ठीक है तो आपका रियल टाइम डाटा एज इट हैपन और वो एंड यूजर आपका उसके पास वो पोस्ट हार्वेस्ट फ्रूट का डाटा हर टाइम जब वो फ्रूट उसको हार्वेस्ट करेगा जब वो सेल करेगा उसका डाटा वो पूछेगा अच्छा इसका मेटा डाटा दो मुझे इसका एनवायरमेंट का डाटा क्या था तो अगर तो उसको लगा कि ओके ये जो कह रहा है कि वाकई ऐसा ही है तो वो फ्रूट खरीद लेगा आजकल इस लेवल के ऊपर एआई बेस भी वो मशीन लर्निंग मॉडल की बेस के ऊपर ऐसी रिसाइकलेबल रीयूजेबल जो पैकेजिंग करी हुई है दैट हम अपनी उसके अंदर ये भी उस ऐप के अंदर लिखा होगा कि ये हार्वेस्ट का किस तारीख को हुआ है और कौन सा फार्मर है कहां से ये अब इस लेवल के ऊपर दुनिया के अंदर जो पोस्ट हार्वेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप है ना उसकी पैकेजिंग के ऊपर 2 कंपनीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है एक ऑस्ट्रिया की एक है स्विट्जरलैंड की एक अमेरिकन कंपनी है जो कि इस तरह की पैकेजिंग
कर रही है, और वो पूरी दुनिया में ज़ाहिर है, अगर कोई ऐसी कंपनी होगी जो इतनी कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही है, लोग उसका फ्रूट खरीदेंगे ना। आप अमीर है, आपको आपको पैसे की परवाह ही नहीं है, तो आप अपने बच्चे के लिए ऐसे ही फ्रूट खरीदेंगे ना। तो जितना महंगी महंगा महंगा करके बेच रहे हो उसको, जब आप जितनी उसके अंदर इनोवेशन लेकर आओगे, उतनी आपकी फ्रूट की प्राइस भी बढ़ जाएगी, उतनी आप ज़ाहिर है जितनी मर्जी उसको। मेरी बात की समझ आई है? जो आप रिसर्चर हैं, जो आप लोगों को जितना सेटिस्फाई, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ना एमबीए के अंदर पीएचडी होती है इस टॉपिक के ऊपर, हाउ यू कैन सेटिस्फाई योर कस्टमर। आपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब ये होगा, ये फ्रूट जो मुझे दे रहा है, ये वही है जो ये क्लेम कर रहा है। लेकिन एक बार तो आप बेच लोगे, दूसरी बार मैकडोनल्ड, केएफसी या ये पूरी दुनिया में ये क्यों कामयाब है कि जो वो बताते हैं वो उसके अंदर होता है, इसलिए पूरी दुनिया में वो चल रही है। कस्टमर सेटिस्फाइज है, जब उनको पता है कि दुनिया में किसी भी केएफसी में जाऊंगा सेम लेवल का बर्गर मिलेगा, तो डेफिनेटली पीपल विल, उनका बिजनेस पूरी दुनिया में चलेगा। हम क्यों पीछे रह गए? अब मुझे पत्तों की का एक बंदा मिला, कहता यार हम पता क्या करते हैं, पत्तों की से हमारे जाते हैं प्लांट्स थाईलैंड। शुरू शुरू में उन्होंने लिखा हुआ है कि आप ना जो भी पौधे बेचने हैं ना, वो सॉइललेस मीडिया होना चाहिए। सॉइललेस का मतलब पीट मॉस हो, सॉइल नहीं होनी चाहिए भी, ऐसा जिसके अंदर ना भी इस तरह का मटेरियल। कहता हम क्या करते हैं, कंटेनर के शुरू में जो दो लाइनें लगाते हैं ना, वो पीट मॉस की लगा देते हैं, अंदर सारी मिट्टी आने पौधे, और खुद उसने माना है। अब वो बंदा जब वो कंटेनर थाईलैंड जाएगा तो क्या होगा है, वो दोबारा नहीं आपसे मंगवाएगा ना। तो दिस इज रियली बैड, दिस इज, अगर हमने को बिजनेस करना है तो बिजनेस करना। अभी मैं कल पूछ रहा था पीएच डेक वालों से, मैं कहा यार मैं ना सिट्रस का ना भेजना जा रहा है, मेरा छोटा भाई है रशिया, मैं उसके साथ ना बिजनेस करना चाहता हूँ। वो कहता है यार आप, मैं आपको करवा दूंगा, 60 लाख का कंटेनर है यहां से। कहता आप पैसे अरेंज कर लो बस 60 लाख, बाकी कम सारा यहां से लेकर रशिया पहुंचाने तक। वो मेरा दोस्त है, वो कंपनी है, वो सारी कहता हम ना आपको सारी सर्टिफिकेशन भी दे देंगे, हर शय दे देंगे, आप सिर्फ और भाई उधर जाके वो 1 करोड़ रुपए का बिकता है, सुना है? कितने का? एक आपको 40 लाख रुपए, अगर 20-25 दिन 40 दिन में आप यहां से हार्वेस्ट करें और उसको पैकिंग करें, और ठीक है, तो इसमें ये भी एक बिजनेस है। समझ आ रही है? तो इस तरह के बिजनेस आइडिया जो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपको पता हो, जितने पढ़े लिखे आप हैं, आम फार्मर तो नहीं ना, वो उसके अंदर वो आ ही नहीं सकती सोच कि यार इसको हम, समझ आएगी अगर आपके अंदर से स्किल्स हैं, आपको पता है कि यार मैं ये मैं कैसे कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली ये आपको ही करना चाहिए। पोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है ना हॉर्टिकल्चर के अंदर, ये पढ़े लिखे लोगों का करना चाहिए। और ये सारे लोग कौन कर रहे हैं? लव्स के एमबीए के ग्रेजुएट, उनको तो पता ही कोई नहीं है अभी इसकी हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, इनकी वो पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग कैसे करनी है। अगर आपको साथ बिजनेस भी आता है तो आप कर सकते हैं ना, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको ये रिसर्च मेथड इन हॉर्टिकल्चर का कोर्स ही भी मतलब ही यही है कि आपको डाटा हैंडलिंग और ये सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गया समरी, क्या है? डाटा कलेक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक हॉर्टिकल्चर। जो साइंस जो है ना हॉर्टिकल्चर के अंदर, उसकी ये एक फाउंडेशन है, ठीक है। और उसके बाद कंबाइंड फील्ड बेस्ड एंड टेक्नोलॉजिकल मेथड्स है, आपको दोनों को पता होना चाहिए। यू शुड बी ट्रेन्ड इन अ वे दैट यू कैन इजिली, इतना अपने अंदर ना, वो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ हम नमाज पढ़ते हैं खुशू खुजू के साथ। क्यों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खुशू खुजू? दिल लगा के। मैंने अपने बेटे से पूछा कि खुशू खुजू क्या होता है, वो कहता है दिल से और आस्ता आस्ता। है बच्चे ऐसा ही है। मेरे बेटे ने कहा कि मैं उसका जरा डेली उसकी कोई ना कोई बातें इस तरह की करता रहता हूँ, वो मुझे कहता है कि दिल से आहिस्ता आहिस्ता। अब आपने कोई भी खुशू खुजू, आपने सिर्फ नमाज में नहीं अल्लाह किया, नहीं है इसलिए कहा कि हर काम में खुशू खुजू से काम करो।
नीयत अच्छी हो, इन्नमाल अमालू, ठीक है। आपको ये चीजें भी, ये जो हर एक के अंदर आपको एथिक्स सिखाए जाते हैं, हर प्रेजेंटेशन के अंदर पूरे एथिक्स के साथ, खुशबू खुजू के साथ बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं? दिल से, एक ऑब्जेक्टिव वेज। मैं रियली इम्प्रेस बाय द गोरास व्हेन आई गो आउट। वो कहते होते यार हमें ना ये बड़ा अच्छा बिजनेस है, मेरा हमें हर डेली कोई नई चीज सीखने को मिलती है। वो मेरा पोस्ट डॉक्टरेट होता है तो वो कहता है शाम को ना 4:30 बजे वो डेली अपना मुवाजना करता था कि वी हैव डन रीजनेबल अमाउंट ऑफ वर्क टुडे, सो वी शुड गो। वो मेरा भी और अपना भी दोनों का एनालिसिस करके मुझे बताता था कि हमें अब घर चले जाना चाहिए, क्योंकि हमने आज का जो काम था, वे इतने लेवल के वो खुशबू खुशबू के साथ काम करते हैं। हम मुसलमान होके खुशबू खुशबू के साथ काम नहीं करते। तो दिस इज व्हाट वी शुड नो कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। फिर आपने इंश्योर बेटर क्रॉप मैनेजमेंट है, इसके अंदर इनोवेशन इनोवेशन आनी चाहिए। कल हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में गए हुए थे। अब उनका काम क्या काम है डेटा साइंस के साथ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और काम बिजली बनाने, और वो सारे बंदे डेटा साइंस के वो एक्सपर्ट थे। मैं उनके साथ एक प्रोजेक्ट अभी कर रहा हूँ, दुआ कर कामयाब हो जाए। हम हाइड्रोपोनिक को ना सोलर पैनल और ऐप के साथ कनेक्ट करने लगे हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, उसका एमएससी का थीसिस है। वो एक मेरा दोस्त है डॉक्टर उसामा भट्ट उधर, उसके साथ मिलकर ना वो सारा खर्चा वो करेगा। कहता है यार जो इसके अंदर हमें सेंसर चाहिए, कौन कौन से सेंसर चाहिए? अगर हाइड्रोपोनिक्स का सिस्टम ऑटोमेटिक हाइड्रोपोनिक सिस्टम हो तो कौन कौन से सेंसर चाहिए होंगे, बच्चे बताएं। आपसे पूछना है। रोंदा रोया रोया बैठा हुआ, रिलैक्स हो। सॉइल तो है ही उसमें, हाइड्रोपोनिक, पीएच, ईसी, ईसी, वाटर लेवल, मॉइस्चर लेवल, न्यूट्रिएंट्स का लेवल। अच्छा मैंने उनको कहा कि यार हमें ना ये 6-7 सेंसर उसके अंदर लगे होने चाहिए। अच्छा वो जरा वो जिस तरीके से वो सोच रहे हैं उस तरीके से हम नहीं सोचते। उसने नाल ही मेरे सामने गूगल पे सर्च की कि ऐसा सेंसर बताओ जिनके अंदर ये सारी चीजें इकट्ठी हों। वो कोई बड़ा, उसने ना कोई इलेक्ट्रिकल ऐसी डिवाइस थी जो 8-10 वो इस तरह के ना डाटा को एक ही सेंसर के अंदर था। उसके अंदर वो सारे सेंसर उसके अंदर लगे हुए थे, और फिर उसको टैब के साथ कनेक्ट भी कर सकते थे। इट मीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले इस तरह के सेंसर केमिकल इंडस्ट्री में लगाते होंगे। जहाँ जहाँ पर केमिकल बन रहे हैं उनको पता होता होगा इसकी पीएच क्या है, इसकी ईसी क्या है। जब एक बंदा अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है ना, आपको वहां से बड़ा सीखने को मिलेगा। अगर हम कहेंगे यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग साढ़े ना की काम, मेरी बात को समझ आई ना? तो हमें हर एक को के साथ कोलैबोरेटिव काम करने चाहिए। मैं तो किसी भी चीज का, मुझे फिजिक्स का बंदा मिलता है मैं उससे काम करना शुरू कर लेता हूँ। अगर कोई सोशियोलॉजी का बंदा, क्लाइमेट, इवन कोई न्यूरो साइंस का भी मिलता है ना, तो हम उसके साथ भी काम कर सकते हैं कि हम कौन सी ऐसी मेडिसिन या प्लांट्स ग्रो करें जिससे न्यूरॉन आपके जो नेटवर्क है, आप नोट कर लें किसी भी टॉपिक में दुनिया में। अगर आज मुझे कहना कोई सोशियोलॉजी में किसी बच्चे को पीएचडी करा दो, मैं करवा दूंगा। अगर वो कहे ना भी साइकोलॉजी में करवा दो, डाटा कलेक्ट करना है ना, डाटा एनालाइज करना है, उसको प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स और ये वो, हो जाएगा। ऐसा ही है। अब मेरे पास इन्वायरमेंटल साइंसेज के पीएचडी कर रहे हैं, मेरे पास बॉटनी के पीएचडी कर रहे हैं, और बायोटेक्नोलॉजी के भी कर रहे हैं पीएचडी। डिफरेंट शोबों के हैं स्टूडेंट्स हैं, और उनको मैं पीएचडी करा रहा हूँ। हॉर्टिकल्चर के भी हैं, प्लांट पैथोलॉजी के भी हैं, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से भी पीएचडी मेरे पास कोई 8-10 बंदे हैं जो पीएचडी कर रहे हैं मेरे साथ। ठीक है। तो लेकिन उसका वजह क्या है? हमने ये बेसिक जो स्किल्स है ना वो सीखनी है, उन्हें जिथे मर्जी ला लो, ऐसे ही हो जी। ठीक है। अच्छा, और फिर आगे, रिलायबल डाटा लीड्स टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। क्या मतलब सस्टेनेबिलिटी क्या होती है बच्चे, आपसे पूछना है मैंने। मतलब जल्दी खराब ना हो, environment को भी खराब ना हो। एनवायरनमेंट को खराब ना हो, अगली आने वाली जनरेशन के लिए फॉसल फ्यूल को भी खराब ना करे,
आने वाले रिसोर्सेज को ज़ाया ना करे, इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, ह्यूमन हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। होपफुली यू एंजॉय टुडेज लेक्चर। नहीं